नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के सेशन में हम PYQ के माध्यम से मृदा वाले टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें एज यूजुअल PYQ लिया जाएगा, फिर उनका एक्सप्लेनेशन देखा जाएगा और इसी प्रकार पूरे चैप्टर को समझने का प्रयास किया जाएगा। मैंने लास्ट वाले चैप्टर में भी आपसे मेंशन किया था कि उस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो आपकी रॉक्स हैं वही आपकी पेरेंट होती है किसकी, मृदा की। किसी भी रॉक से ही मृदा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें जितनी प्रकार की मृदा है, उनकी क्या सॉइल प्रोफाइल है, उन सब चीजों के बारे में हम इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिए। ना हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉइल है क्या और सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। एक बार मैं आपको थोड़े कम समय में समझाने का प्रयास करता हूँ। लास्ट सेशन में मैं समझा चुका हूँ। देखो, कोई भी स्टार्टिंग जो होती है ना, वो एक चट्टान से होती है। किससे होती है? आपकी एक रॉक से होती है। देखिए, बड़ी सी एक रॉक आपको दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, फिर इस बड़ी सी रॉक को क्या होता है कि समय के साथ फिजिकल और केमिकल दोनों प्रकार के रिएक्शंस को झेलना पड़ता है। लाइक दैट, टेम्परेचर से चेंज हो आ रहा है, वो फिजिकल हो जाएगा। फिर वाटर इसके अंदर जा रही है, वाटर ट्रैप हो। मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पर देखो, क्रम भी दिया है मैंने, पूरा मैप इस तरीके से लगाया है, जो इमेज लगाया है कि आप अगर कम शब्दों में समझें तो सिर्फ इमेज देख करके ही चीजों को समझ जाए कि इसका प्रोफाइल कैसे है, किस तरीके से डेवलप्ड हुई है। ठीक है, मैं भी समझाता हूँ। देखो, ये पहले बड़ी रॉक थी, फिर छोटी छोटी रॉक्स में कन्वर्ट हो गई, फिर और छोटी रॉक्स में कन्वर्ट हुई, फिर धीरे धीरे इसमें जो है आपको ह्यूमस के जब मात्रा बढ़ना स्टार्ट हुई, तब इसके अंदर जो है उपजाऊपन आना स्टार्ट हुआ और फिर जो है प्लांट का फॉर्मेशन, प्लांट जो है इसके अंदर आपका उगना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से फाइनल स्टेज पर जो है आपकी सॉइल जो है वो बन करके तैयार होती है। ठीक है, अब जैसे इसमें किस प्रकार से रिएक्शन होता है मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल कराऊं। जैसे टेम्परेचर अगर इसके अंदर बढ़ेगा तो इस रॉक का एक्सपेंशन होगा। ठीक है, अब रॉक का एक्सपेंशन हुआ, फिर उसके बाद जो है जब टेम्परेचर कम होता है तो रॉक्स फिर जो है अपनी तरफ अंदर सिकुड़ना स्टार्ट करती हैं। लेकिन अब इसमें इलास्टिसिटी तो होती नहीं है, तो ये बीच में क्या करती हैं, क्रैक कर जाती हैं। ठीक है, अब बारिश की ऋतु आ रही है तो वर्षा ऋतु में इसमें क्या हो जा रहा है, पानी ट्रैप हो रहा है। अब पानी ट्रैप हो गया, अब धूप हुई तो वो पानी फिर से वेपराइज हो रहा है। वेपराइज होकर के एक हाई प्रेशर इसके अंदर बनाने का प्रयास कर रहा है अलग अलग जगहों पर, तो उससे फिर आपकी रॉक टूटना स्टार्ट हुई। तो मतलब बड़ी रॉक जो है वो छोटे छोटे पत्थरों में टूट जाती है और यही प्रक्रिया जो है सतत चलती रहती है कई हजारों करोड़ों साल तक। फिर जाकर के आपको एक फाइन जो सॉइल है देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पूरा सॉइल का फॉर्मेशन कि किस प्रकार से सॉइल बनी है। मतलब एक रॉक से लेकर के आपको सॉइल तक कैसे आ रहा है, कौन कौन से टेम्परेचर या फिर कौन कौन से आपके प्रोसेस इसमें काम कर रहे हैं। ठीक, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में पाई जाने वाली निम्नलिखित प्रमुख मृदाओं को उनके कुल क्षेत्रफल। देखो, जो मेन मेन चीज है उसे हमेशा हाईलाइट करते चला करो। कुल क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलो कर लेते हैं। काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटराइट मृदा, लाल मृदा। तो अब इनके आपको परसेंटेज को जानना है। तो काली मृदा अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 15.6% इसका पूरा भारत में शेयर है। जलोढ़ मृदा भारत में सबसे अधिक पाई जाती है, लगभग 43.4%। लेटराइट मृदा जो है आपके 3.7% लगभग पाई जाती है और जो लाल मृदा है जो आपकी 18.6% पाई जाती है। अब इसको घटते क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो घटते क्रम की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक कौन सी है आपकी, जलोढ़ मृदा। किस नंबर पे है, 2 नंबर पे है। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी कौन आ रही है, रेड सॉइल। रेड सॉइल कितने नंबर पे, 4 नंबर पे है। फिर आपकी ब्लैक सॉइल आएगी 1 नंबर पे। फिर आपकी लेटराइट सॉइल आएगी कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। लेकिन हमें ऑप्शन तक नहीं सीमित होना है कि हमें सिर्फ आंसर देकर के आगे बढ़ जाना है। अब यहां से आपके प्रश्न स्टार्ट होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि हमारे पास टोटल कितने प्रकार की प्रमुख मृदा है। टोटल जो आपकी प्रमुख मृदा है वो कितनी है। अगर मैं बात करूं तो वो टोटल 8 है। फिर आपका यहां से दूसरा प्रश्न बनना चाहिए कि भाई जो 8 है इसको निर्धारित किसने किया, इसका निर्धारण किसने किया। इसका जो निर्धारण है आपका वो ICAR के द्वारा किया गया। ठीक है, अब फिर यहां पर आपका एक क्वेश्चन बनना चाहिए, कब किया गया भाई। तो जो इसका निर्धारण है वो 1986 में किया गया। ठीक है, यहां पर हमें जो है ये पता चला कि ICAR के द्वारा भारत में 8 प्रकार की प्रमुख मृदाओं का निर्धारण 1986 में किया गया था। अब हम उन 8 मृदाओं के बारे में देख लेते हैं। ठीक, तो उसके अगर हम बात करें तो पहली आपकी जलोढ़ मृदा, पहली। दूसरे नंबर पे आपकी लाल, तीसरी जो है काली, चौथी आपकी लैटेराइट, पांचवी जो है आपकी शुष्क, छठवीं आपकी वन या पर्वतीय, सातवीं आपकी लवड़ी या क्षारीय और आठवीं जो है आपकी पीठ। टोटल 8 प्रकार की हो गई।
अब थोड़ा थोड़ा इनके स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। जो जलोढ़ मृदा है वो आपके 43.4% देखने को मिलती है। पोटास, चूना, फॉस्फेरिक एसिड और ह्यूमस की प्रचुरता होती है, लेकिन नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है। और अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो भारत का जो गंगा वाला पूरा मतलब गंगा यमुना वाला दोआब वाला पूरा क्षेत्र है, फिर आपका डेल्टाई क्षेत्र, उधर ब्रह्मपुत्र बेसिन वाला क्षेत्र है, तो वहां पर आपको जलोढ़ मृदा प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये नदियों के द्वारा लेकर के जो अवसाद आया जाता है उसी से पूरे मैदान की फॉर्मेशन होती है जलोढ़ मिट्टी का। ठीक है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं एक चीज, अगर आपको डेली लाइफ से कनेक्ट करने का प्रयास करूं, अगर आप एग्रीकल्चर को थोड़ा भी समझने का प्रयास किए होंगे तो जो ग्रामीण अंचल है हमारे यहाँ, जो मैदानी इलाके हैं, वहां पर हमेशा यूरिया का प्रयोग बहुत किया जाता है। इसी के कारण, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है, इसके लिए तो एनपीके यूज करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के लिए हम किसका यूज करते हैं? यूरिया का यूज करते हैं। और यही कारण है कि जहां पर ज्यादा यूरिया यूज होने लगती है वहां की हमारी जो सॉइल है वो एसिडिक नेचर की हो जाती है। समझने में तो हमें बेसिक लगना चाहिए, लेकिन वो एसिडिक हो जाती है, क्योंकि यूरिया एक तरीके से बेसिक कंपाउंड होता है। अभी मैं आपको इसको भी समझाऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं रेड सॉइल। रेड सॉइल जो है वो आपकी 18.6%, कितनी? 18.6% देखने को मिलती है। ठीक है। और जो इसका कलर लाल होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इस चीज को आपको इंपॉर्टेंट करके रखना है कि रेड सॉइल का जो कलर लाल है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसमें भी आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी मिलेगी। ह्यूमस का अगर मैं आपको शाब्दिक अर्थ बताऊं तो जो आपका एक तरीके से जैविक पदार्थ होता है, ऑर्गेनिक पदार्थ जो होता है जमीन का, वो आपका ह्यूमस होता है। ठीक है। अगर यहां पर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, रुको। जैसे कोई सॉइल होती है, कोई भी सॉइल है, उसका जो फॉर्मेशन है ना वो कुछ इस तरीके से होता है। इसमें जो है आपका ह्यूमस देखने को मिलेगा, फिर आपका मिनरल्स देखने को मिलेगा, फिर आपका वाटर देखने को मिलेगा, और फिर आपको एयर देखने को मिलेगा। ठीक है। ये चार चीजें। ह्यूमस की अगर मैं बात करूं तो ये 5 से 10% होता है खाली। मिनरल्स जो है आपका 40 से 45%। इसी के लिए मैंने आपसे लास्ट वाले सेशन में कहा था कि जो रॉक्स हैं वो जो है इसका फाउंडेशन है, और जो मिनरल्स होते हैं आपके रॉक्स के ही होते हैं। इसमें होते हैं, चट्टानों में होते हैं। वाटर जो है आपका 25% और एयर जो है आपका 25%। तो ये कॉम्बिनेशन होता है, इस चीज को आपको समझ के रखना है। लेटराइट की अगर हम बात करें तो इसमें 3.7% का। ठीक। फिर आपकी शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा की बात करते हैं तो ये जो है आपके किस इलाके में पाई जाएंगी? राजस्थान वाले क्षेत्र में अगर आप देखें तो वहां पर आपको प्रचुर मात्रा में देखने को मिल जाएंगी, कच्छ में देखने को मिलेंगी। ठीक। पर्वतीय मृदा जो है आपके, जो पर्वतीय मृदा है आपके, यहाँ पर ह्यूमस तो आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, लेकिन पोटास, फास्फोरस की कमी इसमें भी मिल जाएगी। और लवड़ी और जो क्षारीय मृदा है ये हमारी एक तरीके से कह सकते हो थोड़ी तरीके से देन होती है, कि हम अनावश्यक जब जैसे किसी क्षेत्र की ज्यादा सिंचाई करने लगो, कम सिंचाई करो, तो जब इरेगुलरिटीज आती हैं एग्रीकल्चर में तब आपको ये मृदा देखने को मिलती है। और पीट मृदा जो है आपकी दलदली मृदा होती है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया, 8 प्रकार की मृदा के बारे में बता दिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ह्यूमस उदाहरण है मृदा संरचना का, आपका क्रिस्टेलाइट का, जैविक कोलाइड का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किसका है? आपका ऑर्गेनिक कोलाइड्स का। मैंने अभी आपको बताया कि जो कोई सॉइल होती है, कोई भी जो सॉइल होगी, अगर इसका जो फॉर्मेशन स्ट्रक्चर की अगर आप बात करते हैं किससे मिलकर के बनी है, तो ह्यूमस, मिनरल, वाटर, सॉइल वाटर और एयर। ह्यूमस जो है आपका 5 से 10%, मिनरल्स जो है आपका 40 से 45%, और ये जो है आपके 25-25% होते हैं। ठीक है। और ये जो है आपका एक ऑर्गेनिक होता है। क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। चलो चुन लेते हैं भाई। इस संस्तर, इसे शीर्ष मृदा या टॉप सॉइल कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, जिसमें जैविक पदार्थ या मतलब ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक होती है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है। बीज संस्तर की बात कही जा रही है। इसे सब सॉइल कहते हैं। ठीक। जहां ऊपरी परतों से आए खनिजों और पोषक तत्वों का संचयन होता है। ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। शीर्ष संस्तर, इसमें आंशिक रूप से अपक्षयित मूल चट्टानीय पदार्थ पाए जाते हैं। ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। ना हम बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल की। किसकी बात करते हैं? सॉइल प्रोफाइल की। अब सॉइल प्रोफाइल है क्या? अगर मैं आपको कम शब्दों में समझाऊं तो ये जमीन का एक वर्टिकल सेक्शन होता है। जमीन का एक वर्टिकल कटा हुआ सेक्शन होता है जो हमें इसके पृष्ठ से, मतलब इसका जो ऊपर का है सेक्शन, यहां से लेकर के इसके जो फाउंडेशन रॉक है यहां तक के अध्ययन में मदद करता है। ये होती है आपकी सॉइल प्रोफाइलिंग होती है। और जो इनके अलग अलग लेयर्स होती हैं
ये इनके अलग अलग प्रॉपर्टी को दर्शाती हैं और इन्हीं के अध्ययन को जो है हम सॉइल प्रोफाइलिंग कहते हैं। ठीक, मतलब इनके जो अलग अलग लेयर्स हैं, किस आधार पर ये बांटी गई हैं, इन्हीं सारी चीजों को इसके अंदर मेंशन किया जाता है। ठीक है, जैसे इन्हें आपको ओ संस्तर की बात कही जाए तो ये पूरी तरीके से एकदम टॉप की बात कही जाए, जहां पर आप जैसे पत्तियां पड़ी हैं, ह्यूमस थोड़ा सा हो गया, ऑर्गेनिक पदार्थ पड़े, वो एकदम ऊपरी सरफेस। ठीक है, फिर उसके बाद आती है ए लेयर, सबसे मेन, इसी को कहते हैं टॉप लेयर। क्या कहा जाता है इसे? टॉप लेयर कहा जाता है, फिर टॉप सॉइल कहा जाता है। ठीक है, देखो कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारी बुक्स के अंदर जो है ए बी सी डी, सिर्फ आपको 4 लेयर ही देखने को मिलेंगी, तो वो भी सही है, ये थोड़ा और डिटेल में है, बस इतनी सी बात है और इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ठीक है, जैसे यहां पर बी को जो है सब सॉइल कहा जाता है। ठीक है, अब वह अधिकांश बुक में इस ई वाले लेयर को गायब कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि टॉप सॉइल के बाद सब सॉइल की चर्चा कर दी जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि ए लेयर से या ए संस्तर से या टॉप सॉइल से जो मिनरल्स नीचे जाते हैं बी सब सॉइल वाली लेयर में, ये किससे हो करके गुजरते हैं, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा तो ए के बाद तो सीधा बी आएगा, लेकिन यहाँ पर ई संस्तर काम करता है। ठीक है ना, इस संस्तर से जो है आपको एक तरीके से फिल्टर के तरीके से काम करता है, ये जो है पूरा आपका एक फिल्टर के तरीके से काम करता है। यहाँ से जो भी आपके मिनरल्स हैं, जैसे पानी आया तो यहाँ से जब पानी नीचे जाने लगता है तो उन्हीं के साथ जब मिनरल्स नीचे जाते हैं तो उसमें छन वन के ये सारे जो है आपके सब सॉइल वाले रीजन में जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं बी संस्तर में। ठीक है, फिर जैसे आपका सी संस्तर होता है तो ये मूल पदार्थों जो आपके मेन पेरेंट मटेरियल होता है उसके कुछ हिस्से तो देखने को मिलते हैं, और जो आर संस्तर होता है ये इसका फाउंडेशन होता है, एक तरीके से कह दीजिए क्या है, पूरा एक फाउंडेशन है रॉक्स का। तो ये हो गई आपकी सॉइल प्रोफाइलिंग के बारे में। आंसर मैंने आपको बता ही दिया है उस वाले क्वेश्चन का, तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में काली कपासी मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से, अपक्षयण मतलब फॉर्मेशन एक तरीके से, मतलब किसके कटने से आपकी जो इस मृदा का फॉर्मेशन हुआ है से हुई है। ठीक है, तो भूरी वन मृदा ना, आपकी विदरी मतलब फिशर ज्वालामुखी चट्टान, बिल्कुल सही बात कही जा रही है। ग्रेनाइट सिस्ट ना, और सैल एवं चूना ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि जो दक्कन ट्रैप है आपका, दक्कन ट्रैप का जो फॉर्मेशन है वो आपके ज्वालामुखी उद्गार से ही हुआ था। किससे हुआ था? ज्वालामुखी उद्गार से। ठीक है, और वो कैसी ज्वालामुखी आपकी थी? दरारी थी। कैसी ज्वालामुखी थी? दरारी थी। इससे लावा कैसा निकला था आपका? बेसाल्टिक निकला था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, सॉरी इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लावा सॉइल इज फाउंड इन, ठीक है देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ प्लेन, सरयू पार प्लेन, मालवा प्लेटू या फिर आपका सीलांग प्लेटू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मालवा प्लेटू। मैंने आपको बताया था कि जब क्रिटेशियस टाइम पीरियड में दरारी उद्भेदन हुआ था तो उसी के फॉर्मेशन से जो है आपके दक्कन ट्रैप पर बेसाल्टिक लावा का पूरा विस्तार फैल गया था। ठीक है, कहां पर? दक्कन ट्रैप पर। चलो मैंने शायद इसके लिए एक अलग से पेज लगाया, आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ इमेज से अच्छे से। ठीक है, देखो यहाँ पर हुआ क्या था, क्रिटेशियस टाइम पीरियड में आपका दरारी उद्भेदन हुआ। क्या हुआ आपका? दरारी उद्भेदन हुआ। ये देखिए दरारी उद्भेदन हुआ। अब इस दरारी उद्भेदन से क्या होता है कि जो लावा है वो सरफेस पर फैलना स्टार्ट होता है। देखिए यहां पर जैसे उद्भेदन हुआ तो लावा जो है चारों तरफ फैल गया, और ये लावा कैसा है आपका? बेसाल्टिक लावा है। सॉरी पेन बदल देते हैं, थोड़ा कलर दिखे, कैसा है आपका? बेसाल्टिक लावा, बेसिक लावा एक तरीके से। ठीक है, ये आपके इधर चारों तरफ फैल गया, ऐसे इधर फैल गया, तो यहाँ पर जो है आपका मालवा प्लेटू देखने को मिलता है। कौन सा मिलता है? मालवा प्लेटू। ये आपका पूरा दक्कन प्लेटू है। तो ठीक है ना, और ये आपका गुजरात का कुछ हिस्सा है। ठीक, अब जब यहाँ पर लावा फैल गया तो आपका बहुत समय लगा, और धीरे धीरे इस जो लावा वाली चट्टाने बनी थी आपकी बेसाल्टिक चट्टाने, इनका कटाव हुआ, क्षरण हुआ, और फिर धीरे धीरे जो है सॉइल के अंदर कन्वर्ट हो गई, और यही जाकर के आपकी ब्लैक सॉइल बनाई। कौन सी सॉइल बनाती है? ब्लैक सॉइल बनाती है। इसका परसेंटेज अगर आपको याद हो तो कितना है? 15.6% है। ठीक है, और किसकी फार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा फेमस है? आपके कॉटन के लिए। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अगर एक चीज मैं आपको और बताऊं तो यूपी में आपके ब्लैक सॉइल को क्या कहते हैं? करेल कहते हैं। क्या कहते हैं? करेल, सॉरी करेल कहा जाता है। और अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर मैं ब्लैक सॉइल की बात करूं, इंटरनेशनल लेवल पर, इसे चेरनोजिम कहा जाता है। चेरनोजिम, चेरनोजिम, चेरनोजिम कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है।
मतलब ब्लैक सॉइल हो गई, यूपी में इसको करेल कहते हैं, और चेरनोजम जो है आपके इंटरनेशनल लेवल पे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कपास की फसल के उत्पादन हेतु कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी या फिर एलोवेयर? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ब्लैक सॉइल हो जाएगा। एक बार मैं फिर से आपको इसको रिकॉल करा दूं, जितने भी 8 प्रकार की सॉइल्स हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। ठीक, यहाँ पर देखो मैंने 8 प्रकार की मृदा को फिर से मेंशन किया है। ये जो है आपकी कितने परसेंट पाई जाती है? 43.4% पाई जाती है जलोढ़ मृदा। ठीक, काली मृदा की बात करते हो तो 15.6% पाई जाती है आपके। ये जो है आपके 18.6% पाई जाती है। ठीक है, बाकी 3.7%, और फिर जो है बाकी जो रिमेन्स में सारी मृदाएं आपकी पाई जाती हैं। ठीक है, और जो आपकी ब्लैक सॉइल होती है यही जो है आपके कपास के लिए फेमस होती है। मैंने आपको ये भी बताया कि यूपी में जो है इसे करेल कहते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर इसे चरनोजम कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए, जिसका एक्सप्लेनेशन दे दिया जिस सॉइल के बारे में, अब उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा इसको एक्सप्लेन करते हुए क्वेश्चन को टिक करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नदी के किनारे के साथ साथ नवीन काप द्वारा निर्मित, किसकी बात कर रही है? नवीन काप की। नवीन काप द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान कहलाता है भाभर, खादर, तराई या बांगर? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका खादर होगा। तो अब मैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझाता हूं कि भाभर, खादर, तराई, बांगर कहते किसे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक मैप लेता हूँ, ओ सॉरी इमेज लेता हूँ, इसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अब देखो, ये आपका जो है पर्वत हो गए आपके ग्लेशियर्स वाले। अब यहाँ से जब बर्फ पिघली तो इस बर्फ के पिघलने से आपके नदी का निर्माण हुआ, और नदी इस समय अपने युवा अवस्था में है। और जब नदी अपने युवा अवस्था में होता है तो इसमें वेग बहुत होता है। ठीक है, तो अपने साथ बड़ी बड़ी चट्टानों को भी ले करके बहना स्टार्ट कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको याद हो, जब क्लाउड ब्रस्ट होता है उस टाइम पे जो नदियां होती हैं, जिस हिसाब से सैलाब लेकर के चलती है, उसमें छोटी चट्टान हो या बड़ी चट्टान हो, आपको बड़ी बड़ी चट्टानें देखने को मिलेंगी। लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ती हैं तो एक जगह पर इनकी जो ढलान होती है उसमें थोड़ी कमी आती है। ठीक है, अब इस ढलान में जब कमी हो गई तो इनकी स्पीड स्लो हो जाएगी। स्पीड स्लो होने के बाद जो पानी अभी तक आपके घाटियों में बह करके आ रहा था वो एक प्लेन की तरफ फैल रहा है। तो पानी फैल गया, स्पीड कम हो गई, तो जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो यहाँ पर छूट जाती हैं। ठीक है, जो ये वाला एक बफर जोन बना इसी को कहा जाता है भाभर। ठीक है ना, तो पर्वत पर्वत का जो पादी इलाका होगा वहां पर जो है आपको भाभर देखने को मिलेगा। फिर नदी इसके आगे बढ़ेगी, तो यहाँ पर जो है अब इसके पास जो गाद पूरा सिल्ट लेकर के आई है आपकी नदी, यहाँ पर आकर गई आ चुकी है। यहीं पर आपको ढेर सारे वृक्ष वगैरह भी देखने को मिलेंगे, तो ये पूरा जो है तराई बेल्ट बनता है। ठीक है, यहाँ पर ह्यूमस आपको ठीक ठाक मात्रा में देखने को मिलेगा। आपको जो दलदली मृदा होती है, पीट मृदा, वो जो है आपको इसी रीजन में देखने को मिल जाएगी। तो ये जो है आपका तराई बेल्ट बन गया। अब तराई बेल्ट के बाद दो शब्द आते हैं, एक बांगर आता है, एक खादर आता है। बांगर और खादर दोनों जो है आपके जलोढ़ मृदा के एक तरीके से प्रकार है। जलोढ़ मृदा क्या है? जो नदियों के बहाव के द्वारा सिल्ट से बनाया गया एक मैदान होता है, जो मृदा बनती है उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे जब स्टार्टिंग में मान के चलिए आज के 100 साल पहले नदी प्रवाहित हो रही थी, तो अपने साथ जो बहाव लेकर के आई, मतलब जो भी सिल्ट लेकर के आई, जो जमा हो गया, ठीक है, और आज लेकर के आ रही है, तो जो 100 साल पहले जमा हुआ था वो जो है इसके लिए क्या हो जाएगा? आपका बांगर हो जाएगा। ठीक है, मतलब पुराना वाला ये है। और जो अभी लेकर के आ रही वो आपका खादर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको आप इन शॉर्ट अगर ये समझे कि जैसे जो नदी के आसपास के इलाके होंगे, जैसे रिवर है, इसके जो आसपास के बैंक वाले इलाके हैं, यहाँ पर आपको खादर मृदा देखने को मिल जाएगी। ठीक है, वहीं जो नदी से बहुत दूर है लेकिन वो बने आपके नदियों के द्वारा ही है, जैसे आपको गंगा बेसिन की अगर बात करें तो ये पूरा नदियों के द्वारा निर्मित ही आपको पूरा मैदान है। और आपका ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करें तो यहाँ पर भी जो मैदान बना है वो नदियों के अवसादों से ही बना है। लेकिन अब नदियां बाढ़ आता है तो वहां तक नहीं फैल पाती हैं, तो जो पुरानी मृदा रही है आपकी वो बांगर कहलाती है। और जहां तक नदियां हर साल पहुंचती हैं और जहां पर उनका नया क्या कहते हैं लैंड, वो सॉइल का फॉर्मेशन कर देती हैं आपके बहाव के साथ लेकर के आकर के, उसे जो है हम खादर के रूप में कंसीडर कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका क्लियर हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेगुड़ शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? लैटेराइट मृदा, डेल्टाइक मृदा, लाल मृदा या काली कपासी मृदा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उठना चाहिए, क्यों रेगुड़ प्रयोग करते हैं? देखो, आपको जो साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत का जो रीजन है, इसमें तमिल भाषा में, किसमें? तमिल भाषा में रेगड़ शब्द है। क्या है? रेगड़ शब्द। और इस रेगड़ का मतलब होता है काली मृदा। इसी के कारण जो है यहां से ये शब्द बना है रेगुड़। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है, किसके? कपास के लिए। ठीक, इसको मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है? जलोढ़, काली, लाल या लैटेराइट? तो उसका जो सही आंसर होगा आपका ब्लैक सॉइल हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसी के कारण देखें तो एक प्रॉपर्टी आपको और देखने को मिलेगी कि जो आपकी ब्लैक सॉइल होती है ये अपने अंदर क्या करती है, पानी के ड्रॉप्स को ट्रैप करके रखती है। ठीक है, और जब सूखती है ये, अभी तो जैसे मॉइस्चर है इसमें, नमी है, तो नॉर्मल कंडीशन में है, लेकिन जब ये सूखती है सनलाइट इसको ठीक ठाक मिल जाता है तो इसमें जो है जगह जगह पर दरारें पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती हैं? दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, दैट्स वाई इसे स्वतः जोत भूमि कहते हैं। कौन से कहते हैं? स्वतः जोत भूमि के रूप में इसको कंसीडर करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है? मैंने अभी अब थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया कि जो आपकी ब्लैक सॉइल होती है वो आपके मॉइस्चर को ट्रैप करके रखती है, जब उसको सनलाइट प्रॉपर मिलती है वो सूखती है, फिर उसमें जो है जगह जगह पर दरार पड़ जाती है और उसी को जो है कृषि योग्य आपकी मिट्टी के रूप में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेगुन मिट्टी का दूसरा नाम कौन सा है? आपका ब्लैक सॉइल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेगुन मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड कहां पर मिलती है? आपकी महाराष्ट्र में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको दक्कन ट्रैप का सबसे बड़ा हिस्सा देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद कहां पर मिलेगा? मालवा प्लेटू में मिलेगा। कहां पर मिलेगा? मालवा प्लेटू। और आपको एक हिस्सा गुजरात में भी देखने को मिल जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काली मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इन्हें रेगड़ के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास प्रचुर मात्रा में, मतलब ये बिल्कुल सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? नहीं की जहां बात आ गई इसको बहुत ध्यान से रखना है, इसको हमेशा हाईलाइट करके रखो। और साथ ही एक केवल और एक अतिरिक्त, एडिशनल अगर कहीं पर लिखा है कि इसके अतिरिक्त, तो ये चीजों को आपको हमेशा हाईलाइट करके रखना है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुड़ कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। क्रेब्स के अनुसार रेगुड़ मिट्टी अनिवार्य रूप से परिपक्व मिट्टी होती है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मेशन आपके बेसाल्टिक चट्टान से होता है, बेसाल्टिक चट्टान से होना स्टार्ट होता है और वर्तमान स्थिति में ये जो है अपने परिपक्व अवस्था में पहुंच चुकी है। दैट्स वाई इसमें फार्मिंग अच्छी तरीके से हो पाती है और कपास के लिए काफी फेवरेबल मिट्टी मानी जाती है। ठीक, काली मिट्टी में आर्द्रता मतलब नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तभी तो जब इसका नमी सूखती है तो इसमें दरार पड़ जाती है और फिर इसे स्वतः जोत भूमि कहा जाता है। ठीक है, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ये बिल्कुल गलत है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। हिमालय क्षेत्र में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो है आपको जलोढ़ मृदा पाद में देखने, मतलब जो उनका हिमालय का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहां पर जो आपको जलोढ़ मृदाएं देखने को मिलेगी, ना कि आपकी काली मृदा देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। बिल्कुल सही बात है। इनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये गलत बात है। इसके अंदर ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है ना, क्योंकि इसका फॉर्मेशन किससे हुआ है? आपके बेसाल्टिक लावा से हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब आपका कथन सही है लेकिन कारण गलत है, तो ए ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की काली मृदाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? नहीं की बात करें, ठीक है। लोहा, चूना एवं पोटास से समृद्ध, ये बात सही है। नमी के प्रति धारणशील, ये बात भी सही है। उर्वरक गन्ना के लिए उपयुक्त होता है, बिल्कुल सही है। फास्फोरस एवं जैविक तत्वों से समृद्ध, ये गलत है क्योंकि इसमें ह्यूमस की कमी होती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा या लेटेराइट मृदा? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सी मृदा होगा? आपकी जलोढ़ मृदा होगा। ठीक है, जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होगी। एक बांगर होगी, कौन सी होगी? बांगर होगी। और एक तुम्हारी कौन सी होगी? खादर होगी। खादर जो है वो आपकी कौन सी है? नवीन मृदा है। खादर कौन सी है आपकी? नवीन मृदा है। बांगर कौन सी है आपकी? पुरानी मृदा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल या फिर आपकी चूनेदार मृदा? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा हमारे कौन सी होगी? जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा अगर मैं आपको एक बार बोलूं, एलुवियल सॉइल की अगर मैं थोड़ी सी फिर से आपको एक बार रिकॉल कराऊं, देखो इसी तरीके से पूरी क्लास डिजाइन की गई है कि आपको एक एक जो सॉइल के टाइप्स हैं उनके बारे में पर्याप्त क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है ना,
तो इसका जो परसेंटेज है 43.4% पूरे ऑल ओवर इंडिया देखने को मिल जाएगा। इसका जो निर्माण होता है वो किससे होता है, नदियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, नदियों के द्वारा होता है, ठीक है। इसका जो रेंज होता है क्या होता है, नदियों का, रिवर का जो बेसिन होगा वहां पर देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए आपका गंगा बेसिन हो गया, फिर आपका इधर ब्रह्मपुत्र बेसिन हो गया, ठीक है, और फिर जो आपके डेल्टा बन रहे हैं यहाँ पर आपको ये आपके सॉइल्स देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इसमें जो है इसकी आपके नाइट्रोजन की काफी ज्यादा कमी होती है, दैट्स व्हाई हम इसमें यूरिया का काफी प्रचुर मात्रा में उपयोग करते हैं, ठीक है। ये होती कितने प्रकार से है, दो प्रकार से होती हैं, ठीक है। पहला आपकी कौन सी हो जाएगी, बांगर हो जाएगी, और दूसरा जो है कौन सी आपकी हो जाएगी, खादर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए चार कथनों में से सही कथन को चुनिए। चलो चुन लेते हैं भाई। यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्से में पाई जाती है। ये सरासर गलत है, मैं कई बार बता चुका हूँ। टोटल 43.4% आपको एरिया इसको देखने को मिल जाएगा एलोवियल सॉइल का, ठीक है। इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, यह मिट्टी रेह, थूर, चोपन जैसे नामों से भी जानी जाती है, बिल्कुल सही बात है। रेह अगर आपने देखा हो जहां पर नहरों से ज्यादा सिंचाई होती है तो वहां पर जमीन पर एक सफेद सफेद परत देखने को मिलती है, वो रेह की बात होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कही जा रही है, यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, ये गलत है, यह मिट्टी उपजाऊ होती है, ठीक है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो आपके 2 पॉइंट आपके सही निकल रहे हैं। देखो हमें आंसर में जब देखना हो तो ये नहीं देखना है खाली टिक करके आगे बढ़ना है, हमें एक्सप्लेनेशन भी देखना होता है, ठीक है। मान के चलिए अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई तो मैंने वहां पर उसको मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ पर जो है अगर आपके दोनों आंसर सही हो रहे हैं तो आपको दोनों आंसर को टिक करके बढ़ना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दुमटी, इसे लोम कहते हैं। मिट्टी में मिट्टी के कौन कौन से कण मिलते हैं, बालू, चिकने कण, या आपके सिल्ट पार्टिकल्स। इसमें जो है ये आपके तीनों मिलते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक बार समझाऊं कि बालू क्या होता है, फिर आपके बजरी क्या होती है, क्ले क्या होती है, इसको भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो इस प्रकार से अगर आप मृदा का क्लासिफिकेशन करते हैं, मृदा का उनके आकार के आधार पर, मृदा का जो क्लासिफिकेशन हो रहा है ये किसके आधार पर है, आकार के। आकार का मतलब साइज आप समझिए, उनका मतलब कितना बड़ा, छोटा, बड़ा, ये इस तरीके से। तो सबसे पहले आपको कौन सी देखने को मिल जाएगी, ग्रेवल। कौन सी मिलेगी, ग्रेवल। ग्रेवल को ही अगर आप देखें तो क्या कहा जाता है, एक मिनट, बजरी, क्या कहते हैं हम, बजरी, ठीक है। फिर आती है आपकी फाइन ग्रेवल, ठीक है। फिर आती है आपकी सैंड, क्या आती है, सैंड आती है। फिर आपकी आती है फाइन सैंड, सैंड को ही बालू कहते हैं, ठीक है। और फाइन ग्रेवल का मतलब थोड़ा बारीक बजरी हो जाएगी और यहाँ पर थोड़ी बारीक बालू हो जाएगी, ठीक। फिर उसके बाद आती है आपकी सिल्ट, फिर आती है आपकी क्ले, ठीक है। ये आपके 1 2 3 4 6 प्रकार के अलग से इनके क्लासिफिकेशन है। अब यहाँ पर साइज की बात कही जा रही है, तो जो बजरी कंसीडर की जाती है उसका जो साइज होता है वो आपके 5 mm से अधिक होता है। 5 mm से क्या होता है, अधिक होता है। फाइन ग्रेवल क्या होता है, इसका जो साइज होता है 5 mm से लेकर के 2 mm के बीच में होता है, 5 mm से 2 mm के बीच में। अब जो सैंड होगी आपकी, जो बालू होगी, इसकी जो साइज होगी वो 2 mm से लेकर के 0.2 mm तक, ठीक है। जो आपकी फाइन सैंड बनेगी वो 0.2 mm, कितना, 0.2 mm से लेकर के 0.02 mm तक, ठीक है। फिर आपकी सिल्ट बनती है, तो सिल्ट में क्या होगा, 0.02 से लेकर के 0.002 तक, ये इसकी साइज है, ठीक है। और जो क्ले होती है इससे छोटे कण होते हैं, mm से
छोटे कण। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी साइज के आधार पर, जैसे अभी आपको दे दे कि फाइन ग्रेवल दे दे, फाइन सैंड दे दे, सिल्ट दे दे, क्ले दे दे, और फिर इनके साइज के आधार पर बढ़ते से घटते क्रम में आप इनको अरेंज करिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। क्ले की अगर मैं बात करूं तो जो एकदम चिकनी मिट्टी हो जाती है, पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। ठीक है, और ये पानी को बहुत ज्यादा देर तक होल्ड करके रख सकती है, क्योंकि जो सरफेस टेंशन पानी होता है चारों तरफ उसके चिपका हुआ रहता है। ठीक है ना, तो छोड़ उड़ पाता नहीं है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितने मीटर तक है, ये बात पूछी जा रही है। 6000 मीटर तक, 600 मीटर तक, 800 मीटर तक, या आपके 1000 मीटर। देखो, एज पर एनसीईआरटी इसे जो है 1000 से 2000 मीटर तक माना गया है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? चारागाही मृदा, भूरी लाल पीली मृदा, बलुई मृदा, या हल्की चिकनी बलुई मृदा। इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, काप मिट्टी पाई जाती है नदी घाटी में, समुद्री तटों पर, पहाड़ी ढालों पर, या रेगिस्तान में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपके? रिवर्स वैलीज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमालय की तलहटी में जलोढ़ पंखों को कहा जाता है खादर, बांगर, बैडलैंड, या भाभर। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हिमालय की तलहटी रहेगी एकदम, जो हिमालय से एकदम सटा हुआ उसका लैंड है, वो जो है आपके भाभर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भाभर के नाम से जाना जाता है। जैसे ये आपका पर्वत हो गए, ठीक है, ऐसे पर्वत बने हैं। ठीक, अब यहाँ से ऐसे लैंड का फॉर्मेशन आप समझिए। तो यहाँ पर जो है बड़े बड़े बोल्टर्स आपको देखने को मिल गए, तो ये जो है आपका क्या कहलाएगा? भाबर। ठीक, फिर इसके आगे जो है आपको काफी सारे पेड़ देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर दलदली मिट्टी मिल जाती है, तो ये आपकी तराई बेल्ट हो जाती है। ठीक है, फिर नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप यहाँ पर जमे हुए हैं, लेकिन ये पुराने हो चुके हैं, ये तुम्हारे क्या हो गए? भांगर हो गए। ठीक है, अब नदी यहाँ पर प्रॉपर फ्लो कर रही है, तो इसके आसपास जो नया रीजन हर साल बन रहा है फ्लो से लाने से, ये आपका हो गया खादर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन भारत की लैटेराइट मृदा, ठीक है, इसको हाईलाइट करो थोड़ा सा, के संदर्भ में सत्य है? देखो, हमने ब्लैक सॉइल पढ़ लिया, एलुवियल सॉइल पढ़ लिया, अब लैटेराइट सॉइल के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके बाद जो है हम आपके रेड सॉइल के बारे में बात करेंगे, एंड देन जो है अदर जो आपकी सॉइल्स बची होंगी उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नंबर 1 स्टेटमेंट देखते हैं। लैटेराइट मृदा जैविक ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। बिल्कुल सही बात है, अभी मैं आपको समझाता हूँ, वेट करिए। लैटेराइट मृदा जैविक ह्यूमस समृद्ध होती है, ठीक है, वह पश्चिमी बंगाल, असम, ओडिशा में पाई जाती है। ये गलत है, स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है, अब क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ ए वाला सही होगा, बी वाला जो ऑप्शन था 2 नंबर वाला वो तो गलत था। अब क्यों है, मैं आपको ये समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, लैटेराइट जो मृदा है, इसकी बात करते हैं, लैटेराइट की। लैटेराइट मृदा की अगर आप बात करते हो तो इसका जो परसेंटेज है वो अप्रॉक्सीमेट 3.7% देखने को मिलता है इंडिया में। ठीक है, अब इसका फॉर्मेशन कहां पर हुआ है? पहाड़ों के ढालों पे, पहाड़ों के ढालों पर, और वो भी कहाँ के पहाड़? प्रायद्वीपीय। जो आपके प्रायद्वीपीय भारत है, इस वाली बेल्ट पे, जो आपके पश्चिमी कगार पे आपको देखने को मिलेगी, यहाँ हर जगह आपको लैटेराइट मृदा देखने को मिलेगी। ठीक है, और जो पूर्वी तट पर भी कुछ पर्वत हैं वहां पर जो है आपको लैटेराइट मृदा देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके लिए जो है आपका टेम्परेचर ठीक ठाक होना चाहिए, उसके साथ साथ जो रेनफॉल है वो भी ठीक ठाक होनी चाहिए। यहाँ पर ह्यूमस की कमी होती है, क्यों? क्योंकि रेनिंग जो है वो ठीक मात्रा में होती है, तो जो इसका अपर्दन होता है वो काफी बड़ी मात्रा में, जो इरोजन होता है उसमें कटाव भी बढ़ जाता है रेनिंग के कारण। ठीक है, तो इसकी वजह से जो ह्यूमस होता है ऊपरी परत पे, वो इसमें कम मात्रा में देखने को मिलता है।
ठीक है। तो इसी के लिए यहाँ पर जो है पहले वाले में आपका टेम्परेचर और आपके वर्षा की बात कही जा रही है तो वो यहाँ पर सही है। और दूसरी बात अगर ह्यूमस की बात कर लेते हैं तो वो जो है इसमें कम मात्रा में पाया जाता है, इस चीज को मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। अब लेटेराइट मृदा के और एक आध दो स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके जो पश्चिमी तट है वहां पर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है। और इसमें खेती की अगर मैं बात करूँ, चाय, कहवा, रबर, काजू के खेती के लिए जो है आपकी लेटेराइट मृदा ही फेमस है। ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। और दूसरी चीज मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो आपकी लेटेराइट सॉइल होती है, लेटेराइट सॉइल, ये सूखने के बाद जो है, किसके बाद, सूखने के बाद कठोर हो जाती है। क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है। तो इसका बताने का आशय क्या है? इसका उपयोग जो है ईंट निर्माण में किया जाता है। ठीक है। इसमें किया जाता है, ईंट निर्माण में किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये गीली रहती है तो काफी सॉफ्ट रहती है और सूखने के बाद जो है काफी हार्ड हो जाती है। तो इसके जो ब्रिक्स के फॉर्मेशन होता है उसमें जो है इसका काफी ज्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत में लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलो देख लेते हैं सही की। वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं, ये बात सही है। वे नाइट्रोजन व पोटास से समृद्ध होती हैं, ये गलत है। नाइट्रोजन इसमें नहीं पाया जाता है, नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है। ठीक है। नाइट्रोजन की क्या होती है इसमें? नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं किसकी अधिकता होती है तो आपको आयरन देखने को मिल जाएगा ठीक ठाक मात्रा में, एल्यूमिनियम आपको ठीक ठाक मात्रा में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास है, गलत बात है। क्योंकि लेटेराइट जो सॉइल है ये आपके पर्वतों के ढलानों पर देखने को मिलती है। ठीक है। जो आपके पश्चिमी घाट वाले रीजन है, इन मिट्टियों में टैपियोका, काजू की अच्छी उपज होती है, ये बात आपकी सही है। तो यहाँ पर आपका ये वाला कथन सही हो गया और ये वाला सही हो गया, ये दोनों हो गए गलत। पूछा क्या है आपका? सही पूछा है। तो हमारा 1 और 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में लैटेराइट मिट्टी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं को हाईलाइट कर लो भाई। ठीक है। फिर इन मिट्टियों का प्रथम अध्ययन बुकनान द्वारा किया गया था, ये बात आपकी करेक्ट है। ये मौसमी वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की विशिष्ट मिट्टियां हैं, ये बात भी सही है। ये लोहांश में विपन्न परंतु नाइट्रोजन में संपन्न है, ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें आयरन जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है जबकि नाइट्रोजन जो है वो कम मात्रा में पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका गलत। ठीक है। सह्याद्री एवं पूर्वी घाट के शिखरों पर इनका पूर्ण विकास हुआ है, ये बात आपकी सही है। मैंने आपको बताया कि जो पर्वत के ढलान वाले इलाके हैं वहां पर आपको ये मिट्टियां देखने को मिल जाती हैं। ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसी में निगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण, अतिरेक का मतलब होता है अधिकता, क्या है? अधिकता। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अधिकता के कारण अनुर्वर होता जा रहा है। ठीक है। मरुस्थल बालू, जलोढ़, आपका पॉटजोल या लैटेराइट। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लैटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है मालाबार तट, कोरोमंडल तट, बुंदेलखंड या बघेलखंड। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका मालाबार तट होगा। ठीक है। अगर एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल कराऊं सभी तटों को तो कुछ ऐसे, यहाँ पर जो है आपका गुजरात तट, फिर यहाँ पर जो है आपका कोंकण तट, यहाँ पर जो है आपका मालाबार तट, ठीक है, यहाँ पर आपका कोरोमंडल तट, यहाँ पर जो है काकीनाडा हो जाएगा और यहाँ पर जो है उत्कल सरकार हो जाएगा। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इस वाले बेल्ट पे जो है आपको सर्वाधिक जो है कौन सी लैटेराइट मृदा देखने को मिलती है? कौन से? लैटेराइट सॉइल जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लैटेराइट मिट्टियों के बनने में निम्नलिखित प्रकार के प्रदेशों में कौन सा सहायक है? ठीक है, देख लेते हैं। विरल वर्षा, उच्च तापमान, गलत। अगर मैं लैटेराइट सॉइल के पहले ही आपको एक कंडीशन बना दूं तो यहाँ पर टेम्परेचर आपको हाई मिलेगा और जो आपकी रेन है वो भी हाई देखने को मिलने वाली है। ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है।
उच्च वर्षा, उच्च तापमान, ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है जल योजन एवं कार्बोनेटीकरण के द्वारा, फिर आपका जल अपघटन एवं ऑक्सीकरण के द्वारा, निछालन एवं ऑक्सीकरण के द्वारा, जल योजन एवं कैल्सीकरण के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका लिंचिंग एवं ऑक्सीडेशन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है शुष्क कृषि विधि, खेती में जिप्सम का उपयोग, वृक्षारोपण या समुच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका जिप्सम। देखो यहाँ पर आपको दो चीज ध्यान रखना है। जब आपका कोई बेसिक सलाइन या फिर अल्कलाइन कोई समस्या बन रही है, मतलब आपकी क्षारीयता, अगर मृदा में क्षारीयता आ गई है तो इसके समाधान के लिए इसके समाधान के लिए आपको जिप्सम का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? जिप्सम का। वहीं अगर आपकी मृदा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मृदा की। ये बात ध्यान रखना है। मृदा में अगर क्षारीयता आ गई तो उसका समाधान किससे होगा? जिप्सम से होगा। लेकिन अगर इसमें अम्लीयता आ जाती है तो इसका समाधान आप कैसे करेंगे बताइए? चूना से, चूना पत्थर जो होता है उससे करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जा सकता है? लाइम, जिप्सम, कैल्शियम सुपरफास्फेट या वेजिटेबल कंपोस्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? लाइम होगा। मैंने बताया अगर आपकी अल्कला वो क्या कहते हैं एसिडिक हो रही है तो लाइम जो है आपके एसिडिक सॉल्यूशन के लिए है और जिप्सम जो है आपके बेसिक के लिए है। लेकिन अब यहाँ पर एक नया प्रश्न बनता है कि कोई मृदा अम्लीय है या क्षारीय है, ये कैसे निर्धारित होगा? देखो जो सॉइल होती है आपकी, सॉइल को पकड़िए और इससे पूछिए कि इसका पीएच वैल्यू क्या है। किसकी बात मैं कर रहा हूँ? पीएच वैल्यू। अगर 7 है, पीएच वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी? पीएच वैल्यू। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रल है। क्या है आपकी? न्यूट्रल है। ठीक है, अगर 7 से अधिक है, 7 से अधिक है तो ये जो है आपकी क्षारीय हो जाएगी। अगर 7 से कम है, क्या? पीएच वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी? अम्लीय हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज आपको एडिशनल और ध्यान रखना है। अम्लीय मृदा में आपको H+ आयन देखने को मिलेंगे। इसमें जो है आपको नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम के आयन देखने को मिलेंगे क्षारीय मृदा में। ठीक, अब यहां से एक प्रश्न और बनता है, कौन सी मृदा जो है आपकी कृषि हेतु उपयोगी है? मतलब पीएच वैल्यू के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। तो जिस मृदा का पीएच वैल्यू, किसकी बात कर रहा हूं मैं? पीएच वैल्यू 6 से लेकर के 7.5 के मध्य होता है, वो कृषि हेतु उपयोगी मृदा मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में करेवा के रूप में जानी जाने वाली हिमानी वेदिकाएं निम्नलिखित में से कहाँ मिलती हैं? सप्तकोसी घाटी, झेलम घाटी, अलकनंदा घाटी या तीस्ता घाटी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? झेलम घाटी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं करेवा की बात करूं तो ये जो है आपके जम्मू एंड कश्मीर वाले बेल्ट में सबसे ज्यादा फेमस है। और किसके लिए फेमस है? केसर के लिए, केसर उत्पादन के लिए। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पर हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। किस प्रकार की मिट्टी है और किस क्षेत्र में पाई जा रही है, ये चीज देखना है। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा की बात कही जा रही है। जलोढ़ मृदा हमेशा उस इलाके में पाई जाएगी जहां पर नदियों का या फिर दोआब छोड़िए या फिर नदियों का बेसिन होगा ठीक ठाक मात्रा में। तो जलोढ़ मृदा जो है आपके गंगा बेसिन में पाई जाती है, फिर ब्रह्मपुत्र बेसिन में पाई जाती है। तो गंगा बेसिन का सबसे बड़ा रीजन आपके उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर ए के साथ कौन सा आ रहा है? 2 नंबर आ रहा है। जलोढ़ मृदा के साथ कौन आ रहा है? 2 नंबर आ रहा है। ठीक, फिर बी, बी में तुम्हारी ब्लैक सॉइल है। ठीक है, काली मृदा, काली मृदा जो है तुम्हारे महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसके साथ आपका कौन सा नंबर आ जाएगा? 3 नंबर आ जाएगा। लाल मृदा की अगर मैं बात करूं तो ये जो है आपके आंध्र प्रदेश वाली बेल्ट में पाई जाएगी। फिर 3 नंबर का है ना, तो ये 4 पे आ गया। और फिर मरुस्थलीय जो मृदा जो है वो आपके कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। तो डी जो है वो 1 पे।
तो 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हाईलाइट कर लीजिए। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही बात है। काली मृदा महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही मृदा बात है। लेटेराइट मृदा आपके बिहार में, ये गलत बात है भाई। लेटेराइट मृदा जो है बिहार में नहीं, पश्चिमी घाट पे या फिर पूर्वी घाट पे जो पहाड़ी का इलाका है वहां पर देखने को मिलता है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? मालवा, उत्तर प्रदेश का तराई, आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र या आपकी चंबल घाटी? सही आंसर क्या होने वाला है? चंबल घाटी। यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी घाटियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मिट्टी का प्रकार नहीं है? ठीक है, मैंने आपको बताया मुख्य 8 प्रकार की मिट्टियां थी। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। शुष्क, पीट, लेटराइट या फिर चॉइस, ये जो मिट्टी है आपके यहाँ नहीं पाई जाती है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुष्क की अगर बात करें तो जो मरुस्थलीय शुष्क है वो उसके अंदर कंसीडर की जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करेवा मृतिका जो जाफरान, जाफरान मतलब है केसर की बात कही जा रही है। ठीक है, केसर के उत्पादन के लिए उपयोगी पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। कहां पर पाई जाती है? आपके कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। इसका ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? उत्तर पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, हिमाचल, उत्तराखंड हिमालय या कश्मीर हिमालय? सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चंबल घाटी के खो गड्ढों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? ठीक है, आस्फालन, चादरी, क्षुद्र सरिता या फिर अवनालिका? तो अगर इसका सही बात की जाए तो गली अपरदन, मतलब स्प्लैश हो गया, सीट हो गया, रील हो गया, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका गली अपरदन होगा। क्यों? क्योंकि आपको बड़े बड़े बीहड़ देखने को मिलते हैं आपके चंबल घाटी में। बहुत बड़ी बड़ी घाटियां आपकी हो गई हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे आपको पूरा रीजन देखने को मिलेगा। ऐसे खड़ा है यहाँ पर, ऐसे रीजन, और यहाँ से रिवर बह रही है, पूरा काट पीट करके बराबर कर दी है पूरे इलाके को अगर देखा जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में जल ह्रास, ठीक है, रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्ण रूपांतरण होता है? मतलब जो आपके मरुस्थलीय इलाके में पेड़ पाए जाते हैं उसमें ऐसा कौन सा रूपांतरण होता है उसके पत्तों में जिसकी वजह से जल का ह्रास रोका जा सके? तो देखते हैं। कठोर एवं मोमीपर्ण, बिल्कुल सही बात है। एक मतलब तरीके से कह दीजिए कि पूरा एक मोम टाइप परत बन जाती है जिससे जो इसमें क्या कहते हैं आपके जल का ह्रास है वो काफी हद तक रुक जाता है। लघुपर्ण एवं पर्णहीनता, ये बात भी बिल्कुल सही बात है। फिर पर्ण की जगह कांटे, ये बात भी आपकी सही है। तो इसमें जो तीनों आंसर वो आपका सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो कर लेते हैं। मृदा अपरदन को रोकना और नियंत्रित करना चंबल घाटी परियोजनाओं के उद्देश्यों में से एक है, ये बात बिल्कुल सही बात है। जवाहर सागर बांध का निर्माण चंबल घाटी परियोजना का हिस्सा है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? एल्यूमिनियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फास्फोरस? इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है तांबा, लोहा, मैग्नीज, जस्ता, जिंक की। और फसल के ग्रोथ के लिए आपका जिंक काफी ज्यादा आवश्यक होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? चलो देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की अधिकता। इसकी अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन की तो कमी होती है और ह्यूमस की आपकी अधिकता मानी जा सकती है, लेकिन दोनों की अधिकता नहीं मानी जा सकती। तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, लाल मिट्टी का जो है अत्यधिक निक्षालन हुआ है, ये बात आपकी सही है। लेटराइट मिट्टी, पोटास एवं जैव पदार्थों की अधिकता। देखो पोटास समझ में आता है, लेकिन जैव पदार्थ की जो अधिकता है ये इसमें पॉसिबल नहीं, तो इसको भी काट दीजिए। काली मिट्टी जो है लोहे में विपन्न, देखो इसमें लोहा जो है आपका आयरन वो ठीक ठाक मात्रा में होता है, लेकिन जो ह्यूमस होता है वो कम मात्रा में होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम है। ठीक है, मृतिका, गाद, बाल। इसमें देखिए क्ले, सिल्ट, सैंड, क्ले, सैंड, सिल्ट, सैंड, सिल्ट, क्ले, सिल्ट, सैंड, क्ले। देखो जिसकी जितने छोटे कण होंगे वो उतनी ज्यादा वाटर को अपने पास स्टोर करके रख पाएगी। ठीक है ना, तो अगर मैं घटता हुए क्रम की बात करूं तो सबसे ज्यादा आपके किसके छोटे कण है? आपके क्ले के। ठीक है, क्ले के बाद अगर मैं बात करूं तो आपका सिल्ट आता है। क्या आता है? सिल्ट आता है। और सिल्ट के बाद जो है आपका सैंड आता है।
अगर मैं आपको रिकॉल कराने की बात करूं तो इसकी जो साइज होती है 0.002 से छोटी होती है, ठीक है। इसकी जो साइज होती है 0.002 से 0.02 तक होती है, ठीक है। सैंड आपकी दो प्रकार की होती है, एक नॉर्मल सैंड होती है, एक फाइन सैंड होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूरिया के लगातार प्रयोग से मृदा बन जाती है, निष्प्रभावी, अम्लीय, क्षारीय या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो यहाँ पर इसका आंसर काफी आपको अच्छा लगेगा देखने में जब आप समझेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अपनी प्रकृति के अगेंस्ट यूरिया काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, यूरिया की, देखो यूरिया जो होता है ना आपका एक बेसिक कंपाउंड होता है। क्या होता है, ये बेसिक कंपाउंड होता है, ठीक है। बेसिक नेचर होता है इसके अंदर कैसा होता है, बेसिक नेचर, क्षारीय नेचर होता है। तो हमें एक नॉर्मल परसेप्शन बनता है कि जब हम जमीन में ज्यादा यूरिया की मात्रा मिलाएंगे तो हमारी लैंड कैसी हो जाएगी, वो बेसिक हो जाएगी, मतलब क्षारीय हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम यूरिया की मात्रा बढ़ा देते हैं और यूरिया जब डाली जाती है खेत में तो डायरेक्ट यूरिया पेड़ नहीं एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसको जो है नाइट्रेट में कन्वर्ट होना पड़ता है। किस में कन्वर्ट होना पड़ता है, नाइट्रेट में। और जब नाइट्रेट की मात्रा वहां पर प्रचुर मात्रा में होने लगती है तो उससे जो आपकी लैंड होती है वहां पर हाइड्रोजन आयन ज्यादा बनने लगते हैं, और जब हाइड्रोजन आयन बनने लगते हैं तो इससे जो आपकी लैंड होती है वो कैसी हो जाती है, एसिडिक नेचर की हो जाती है। कैसी हो जाती है आपकी, एसिडिक नेचर की हो जाती है। दैट्स वाई इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखने में तो हमको लगेगा कि क्षारीय हो जाएगी, लेकिन जो सही आंसर होगा वो आपका एसिडिक नेचर हो जाएगा, क्योंकि जब फाइनली ये डिकम्पोज होना स्टार्ट होती है और जब एब्जॉर्ब होने लगती है उस समय जो हाइड्रोजन आयन भी प्रोड्यूस करता है इसके पूरे रिएक्शन में, और वही हाइड्रोजन आयन जो है इसको एसिडिक बना देता है, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने इतने क्वेश्चन पर डिस्कशन किया, जिसमें हमने ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, आपकी एलोवियल सॉइल हो गई और सॉइल प्रोफाइल हो गई, इन सब चीजों के बारे में इन डेप्थ डिस्कस किया है, ठीक है। और यदि आपको इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसे नेक्स्ट सेशन में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बाकी आपको क्लास कैसी लगी आप अपने फीडबैक को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद।